अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ट्यूब चैनल स्टार अकेडमी पेशावर। जी हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियस के बारे में। लेक्चर नंबर 5 है ये। तो इंट्रोडक्शन में अगर हम देखें तो न्यूक्लियस जो है ये कंट्रोल रूम ऑफ द सेल भी कहते हैं इसको, क्योंकि ये डिफरेंट जो फंक्शंस होते हैं, एक्टिविटीज़ होते हैं, वो ये कंट्रोल करता है। लोकेशन पे अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखे है सेंट्रल इन केस ऑफ एनिमल सेल वाइल पुश टुवर्ड पेरिफेरी एंड प्लांट सेल्स। कहने का मतलब ये है कि प्लांट सेल, एनिमल सेल में ये जो न्यूक्लियस है ये सेंटर में होता है, और कोई चीज़ इसको डिस्टर्ब नहीं करती, बस सिर्फ ये सेंटर में ही होता है और कोई चीज़ इसको मतलब पुश वगैरह नहीं करती। लेकिन अगर इसके बरक्स अगर हम प्लांट सेल को देखें तो प्लांट सेल में लार्ज साइज़ वैक्यूल की वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर की बजाय पेरिफेरी पे होता है, साइड पे होता है। अच्छा, जो लार्ज साइज़ वैक्यूल हैं वो मैच्योर प्लांट सेल में होते हैं, तो जो अक्सर न्यूक्लियस साइड पे होता है वो मैच्योर प्लांट सेल में होता है, क्योंकि उसमें जो वैक्यूल होते हैं वो लार्ज साइज़ के होते हैं। जो स्मॉल प्लांट्स वगैरह होते हैं, जो मैच्योर प्लांट नहीं होते, उनके प्लांट सेल जो हैं उनमें जो न्यूक्लियस होता है वो मे बी सेंटर पे हो सकता है, ठीक है, और होता है। अच्छा, शेप में अगर हम देखें तो शेप में भी इरेगुलर और स्फेरिकल, ये तो सिंपल सी बात है। नंबर तो बात सेल्स हैं जैसे कि आरबीसीज वगैरह, इसमें बिल्कुल न्यूक्लियस है ही नहीं, एन्यूक्लिएट है। तो न्यूक्लियस अगर नहीं है तो फिर ये फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं, क्वेश्चन ये हमारे जहन में बनना चाहिए कि अगर आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं है, एन्यूक्लिएट है, तो फिर ये फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊं, देखें, अगर न्यूक्लियस नहीं है तो क्रोमेटिन नहीं है, क्रोमेटिन नहीं है तो क्रोमोसोम नहीं है, क्रोमोसोम नहीं है तो डीएनए वगैरह नहीं है, डीएनए नहीं है, आरएनए पॉलीमरेज नहीं है, आरएनए पॉलीमरेज नहीं तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं है, फिर प्रोटीन नहीं है, तो फिर ये सारा सिस्टम कैसे होता है अगर इसमें न्यूक्लियस नहीं है ना। तो आरबीसीज में मैं आप लोगों को बताऊं कि इनका जो लाइफ टाइम होता है वो शॉर्ट होता है। वो कितने दिन होते हैं, तो इनका लाइफ टाइम जो है वो 120 डेज़ होता है, ठीक है। तो इन 120 डेज़ के हिसाब से ये अपने साथ साथ जब ये बनते हैं तो ये अपने साथ प्रोटीन और एंजाइम्स लेकर आ जाते हैं, तैयार लेके आ जाते हैं, ठीक है ना। तो फिर अब जब इनके जो एंजाइम वगैरह डेनेचर हो जाते हैं, अपने प्रोटीन मतलब काम वगैरह करके जब ख़त्म हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं अपना मतलब और एक्टिविटी की एबिलिटी इनमें नहीं होती, तो फिर ये आरबीसीज जो है रप्चर हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, बस्ट हो जाते हैं और न्यू आरबीसीज बनते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे मोनोन्यूक्लिएट, जो हमारी बॉडी के ज़्यादातर सेल है वो मोनोन्यूक्लिएट सेल हैं, ठीक है। मतलब कि उन सेल में सिर्फ सिंगल न्यूक्लियस होता है, जैसे कि स्मूथ मसल सेल्स, और बायोन्यूक्लिएट जैसे कि डाइकैरियोटिक हाइफीम होता है, और मल्टी न्यूक्लिएट जो हैं ये स्केलेटल मसल सेल्स में होते हैं, ठीक है। अब ये तो आसान था, अब आगे हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। तो ये है स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। तो स्ट्रक्चर में क्या कहते हैं कि स्ट्रक्चर न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियोप्लाज्म से बना होता है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म इंटायरली दो चीज़ों से कंप्राइज होता है, एक न्यूक्लियोलस और एक क्रोमेटिन। न्यूक्लियस न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियोप्लाज्म, फिर न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस और क्रोमेटिन से बना है, ठीक है। अच्छा, अब हम स्टेप वाइज एक एक को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। नंबर फर्स्ट पे आ गया जी न्यूक्लियर एनवेलप। तो न्यूक्लियर एनवेलप में आपको बताऊं तो ये डबल मेम्ब्रेन है। मतलब पहले आप लोगों को मैंने सेल मेम्ब्रेन बताया ना, अगर हम उसको डबल कर लें मेम्ब्रेन को तो आप उसको न्यूक्लियर एनवेलप कह सकते हैं। अब इसमें जो पोर्स हैं, इसमें 3 to 30,000 पोर्स पर न्यूक्लियस हो सकते हैं, होते हैं। अच्छा, पोर्स क्या हैं, तो पोर्स आर द पॉइंट वेयर आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन कंटिन्यूस विद ईच अदर, ठीक है। तो वो पॉइंट हैं जहाँ पे आउटर और इनर मेम्ब्रेन क्या करते हैं, ये कंटिन्यू होते हैं एक दूसरे के साथ, मतलब कि कंटिन्यू होते हैं। वो पॉइंट हैं जहाँ पे आउटर और इनर मेम्ब्रेन कंटिन्यूस हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। तो पोर्स आर द पॉइंट वेयर आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन कंटिन्यूस विद ईच अदर्स। अच्छा, दूसरी बात मैं आप लोगों को बताऊं कि मैंने लिखा हुआ है जो पोर्स हैं वो 3 to 30,000 पर न्यूक्लियस हैं। ये नज़र आ रहा है ना, पोर्स 3 to 30,000 पर न्यूक्लियस हैं। तो ये क्या मतलब कि पर न्यूक्लियस में कहीं पे पोर्स कम है, कहीं पे ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ़ पोर्स हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सेल।
जिन सेल की मेटाबॉलिक वो ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा हो, मेटाबॉलिकली वो ज़्यादा एक्टिव हो, तो उनके नंबर ऑफ़ पोर्स ज़्यादा होंगे। यहाँ तक समझ आ गई। अब हम पढ़ेंगे जो दूसरा है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, आज मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो माज़रत चाहता हूँ। थोड़े से जो है ना बिल्कुल गला भी ख़राब है, ज़ुकाम भी है। तो अच्छा, न्यूक्लियोप्लाज्म को अगर हम देखें तो न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या कहते हैं कि एवरीथिंग इनक्लोज्ड इन न्यूक्लियर एनवेलप। सारी जो चीज़ें जो न्यूक्लियर एनवेलप में इनक्लोज्ड हैं उनको न्यूक्लियोप्लाज्म, वो रीजन जो न्यूक्लियर एनवेलप के इनक्लोज्ड हैं, ठीक है, वो न्यूक्लियोप्लाज्म है, सारे मटेरियल्स। अच्छा, इसमें क्या क्या है? इसमें न्यूक्लियोलस है, क्रोमेटिन मटेरियल है, और बाकी कुछ मिसेलियस सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, और आरएनए, जैसे कि आरएनए और राइबोसोम्स एक्सेट्रा। अच्छा, अब इसमें मैं एक पॉइंट आप लोगों को समझाने वाला था। हाँ, ये पॉइंट है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये है सेल मेम्ब्रेन, ये वाला, ठीक है, ये जो डार्क सर्कल आप लोगों को नज़र आ रहा है ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो मटेरियल होते हैं वो सारा न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो रीजन होता है, जो मटेरियल्स होते हैं, वो क्या है? वो साइटोप्लाज्म है। और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म आपस में मिलके प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। आगे समझ, ये है सेल मेम्ब्रेन, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इन रीजन के दरमियान जो मटेरियल हैं, ये जो रीजन है इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो मटेरियल है इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म इसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। यहाँ पे लिखा भी है, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म इसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब एक एमसीक्यूज हैं, कहते हैं कि आ रहे हैं नज़र, हाउ मेनी लिपिड बाइलेयर्स आर क्रॉस्ड बाय अ मैसेंजर आरएनए व्हेन इट इज़ ट्रांसपोर्टेड आफ्टर सिंथेसिस फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म। इसका क्या मतलब हुआ? ये कह रहे हैं कि कितने लिपिड बाइलेयर क्रॉस होते हैं एक मैसेंजर आरएनए से जब वो बन जाता है और वो ट्रांसपोर्ट होता है न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म तक, फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म। अच्छा, तो कितने लेयर्स? मैंने यहाँ पे टिक किया हुआ है 0। कैसे? तो मैं बताता हूँ आप लोगों को। देखो, मैंने आप लोगों को बताया कि न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में होता है। देखो, अगर न्यूक्लियोप्लाज्म से कोई मैसेंजर आरएनए ट्रांसपोर्ट होता है तो देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन है ना। हाँ, तो मैंने कहा कि यहाँ पे क्या कहा कि पोर्स आर द पॉइंट वेयर आउटर इनर मेम्ब्रेन कंटिन्यूस विद ईच अदर। तो ये वो पॉइंट हैं जहाँ पे ये एक दूसरे के साथ कंटिन्यूस हो जाते हैं। तो यहाँ पे मतलब ये है कि पोर्स होंगे ना, तो अगर इस मैसेंजर आरएनए को, फॉर एग्जांपल ये मैसेंजर आरएनए है, अगर ये पोर्स के ज़रिए बाहर जाता है तो इसका मतलब ये हुआ ना, कि मेम्ब्रेन वगैरह तो क्रॉस नहीं करता ना, पोर्स के ज़रिए बाहर जाता है, तो इसलिए इसका आंसर 0 है। तो मैसेंजर आरएनए अगर न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में जाता है तो ये एक लिपिड बाइलेयर भी क्रॉस नहीं करता होगा, 0 लिपिड बाइलेयर, ठीक है, कोई भी नहीं, मतलब लिपिड बाइलेयर्स में क्रॉसिंग वगैरह नहीं है, ये पोर्स के ज़रिए बाहर जाते हैं, ठीक है। ये हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म। अच्छा, अब हम दूसरा पढ़ते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियोलस क्या है? न्यूक्लियोलस ये कैन बी 1 और मोर इन नंबर, हज़ारों भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। इसको क्या कहते हैं? यहाँ पे लिखा है कि फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम सिंथेसिस। क्या मतलब है? ये इसका मतलब ये है कि ये राइबोसोम की फैक्ट्री है, यहाँ पर राइबोसोम बनते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या करते हैं? एक्चुअली जो न्यूक्लियोलस है, राइबोसोम तो राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से बना है ना, तो न्यूक्लियोलस का काम ये है कि एक दूसरे को मिलाते हैं, एक दूसरे को मिला के राइबोसोम बनाते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं न्यूक्लियोलस कंबाइन आरएनए एंड प्रोटीन टू फॉर्म राइबोसोम। ये सिंपली ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम वेयर राइबोसोम्स आर सिंथेसाइज्ड। ये है न्यूक्लियोलस का काम। अच्छा, इसमें 2 एरियाज़ हैं न्यूक्लियोलस में।
दो एरियाज़ है, एक पेरिफेरल ग्रैंडुलर एरिया जो ये वाला है, ये वाला रीजन है जो जहाँ पे डॉट्स हैं, और दूसरा है सेंट्रल फेब्रल एरिया, ये वाला जो सेंट्रल फेब्रल एरिया, ठीक है, यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, ठीक है। अच्छा, जो पेरिफेरल ग्रैंडुलर एरिया है इसमें क्या है कि इट कंटेन प्रिकर्सर ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट्स, मतलब मेच्योर राइबोसोमल सब यूनिट्स यहाँ पे मौजूद हैं। और जो सेंट्रल फेब्रल एरिया है इसमें आरएनए और आरडीएनए मौजूद हैं। एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है कि आरडीएनए इज़ प्रेजेंट इन विच रीजन ऑफ न्यूक्लियोलस, तो आपने सिंपल कहना है कि सेंट्रल फेब्रिल एरिया, या ये भी पूछ सकता है कि प्रिकर्सर ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट इज़ प्रेजेंट इन विच रीजन ऑफ न्यूक्लियोलस, तो आपने क्या कहना है, पेरिफेरल ग्रैंडुलर एरिया। अब एक एमसीक्यूज़ पे आते हैं। एमसीक्यूज़ में जी क्या है, एमसीक्यूज़ में है कि आरएनए एंड राइबोसोमल प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन डैश ऑफ न्यूक्लियोलस, तो सिंपल मैंने ऊपर पढ़ा है पेरिफेरल ग्रैंडुलर एरिया, ठीक है। ये तो अभी मैंने ऊपर पढ़ा है कि जो राइबोसोमल सब यूनिट्स हैं, मेच्योर राइबोसोमल सब यूनिट्स हैं वो पेरिफेरल ग्रैंडुलर एरिया, और जो आरएनए है और राइबोसोमल डीएनए है ये सेंट्रल फेब्रल एरिया में मौजूद होते हैं। अब हम पढ़ते हैं कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ इम्पॉर्टेंट है तो इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है, लिख लेना भी है और समझना भी है कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है ना। एमसीक्यूज़ नंबर फर्स्ट है, कहते हैं कि स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज़, यहाँ पे मैंने ऑप्शंस दिए हैं, जीन, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसोम, डीएनए, मेसोसोम, अमीनो एसिड, मेसोसोम, ठीक है। अच्छा, स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज़, जो स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी है वो कौन सा है, तो जो स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी है वो जीन है। दूसरे नंबर पे क्या है, कह रहे हैं कि बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए इज़, जो बेसिक फंक्शनल यूनिट है डीएनए का वो कौन सा है, तो बेसिक फंक्शनल यूनिट जो डीएनए का है वो जीन है। और आगे कहते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज़, या न्यूक्लिक एसिड, आप लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड, चलो मैं भी कहता हूँ, तो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज़, जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है न्यूक्लिक एसिड का वो क्या है, तो वो न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है ना। न्यूक्लिक एसिड क्या है, आरएनए प्लस डीएनए, ठीक है ना। तो जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है आरएनए और डीएनए का स्ट्रक्चरल यूनिट है वो न्यूक्लियोटाइड है। आप लोग चैप्टर नंबर 2 में 4th या 5th लास्ट पेज में लास्ट पैराग्राफ में पढ़ोगे, ठीक है। अच्छा, अब कह रहे हैं कि बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का जो बेसिक फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, तो क्रोमोसोम का बेसिक फंक्शनल यूनिट जीन साहब है, ठीक है ना। तो क्रोमोसोम का जो बेसिक फंक्शनल यूनिट है वो जीन है। नेक्स्ट है कि बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम इज़, जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है, तो क्रोमोसोम आपको पता है किस चीज़ से बना है, क्रोमोसोम डीएनए, मैं लिखता हूँ यहाँ पे डीएनए एंड प्रोटीन, क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से बना है। तो जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है क्रोमोसोम का वो यहाँ पे फिर कौन सा ऑप्शन होगा, न्यूक्लियोसोम, ठीक है ना, या न्यूक्लियोसोम में डीएनए और प्रोटीन दोनों मौजूद हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेरिडिटी मटेरियल, तो जनरली अगर बायो में देखे जाएं तो जो हेरिडिटी मटेरियल है वो डीएनए है, क्या है, डीएनए। लेकिन कुछ वायरसेस हैं जैसे पेरोन वायरस वगैरह जो आप लोगों ने देखे होंगे या नहीं देखे होंगे तो देख लोगे, तो कुछ वायरसेस हैं अगर देखा जाए उसमें जो हेरिडिटी मटेरियल है वो आरएनए है। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन इज़, ये तो आसान है भाई, एमिनो एसिड, आप लोगों ने 9-10 में भी पढ़ा होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्रोमेटिन। अच्छा, क्रोमेटिन क्या है, तो कह रहे हैं कि सब्सटेंस distributed in the nucleus of a cell that condense to form chromosome during cell division। कहने का मतलब ये है कि क्रोमेटिन एक ऐसा सब्सटेंस है जब सेल की डिवीजन होती है तो ये क्या करता है, कंडेंस करके क्रोमोसोम बनाता है, ठीक है।
अब क्रोमेटिन दो टाइप्स के हैं, एक है, ये ज़रा इंटरेस्टिंग है, क्रोमेटिन दो टाइप्स के हैं, एक है यू क्रोमेटिन और एक है हेटेरोक्रोमेटिन। इसकी डिवीज़न किस की बेस पे है? ट्रांसक्राइब्ड, मतलब एक जो यू क्रोमेटिन है ये ट्रांसक्राइबेबल है और जो हेटेरोक्रोमेटिन है ये ट्रांसक्राइबल नहीं है। क्यों है, क्यों नहीं है? तो इसलिए है कि जो यू क्रोमेटिन है ये एक्सटेंडेड फॉर्म में है, ये एक्सटेंडेड फॉर्म में है, और जो हेटेरोक्रोमेटिन है ये कंडेंस फॉर्म में है, तो ये ट्रांसक्राइबल नहीं है। कैसे नहीं है? देखो फॉर एग्जांपल ये मैं आपको, मेरे हाथ हैं ये दो, ठीक है, तो ये वाला यू क्रोमेटिन है ये एक्सटेंडेड फॉर्म में है और ये इसी तरह कंडेंस फॉर्म में है। तो अब पीसीआर पॉलीमरेज चेन वगैरह जो वगैरह ये डीएनए पॉलीमरेज वगैरह आएंगे तो इसके साथ अटैच होंगे चेन के साथ, तो इसको ट्रांसक्राइब कर सकते हैं, लेकिन इसको ट्रांसक्राइब नहीं कर सकते। तो इसलिए एक यू क्रोमेटिन है और एक हेटेरोक्रोमेटिन है। तो जो इसकी डिवीज़न है ये ट्रांसक्रिप्शन के बेस पे है, ट्रांसक्राइबल है, मतलब कि एक यू क्रोमेटिन ट्रांसक्राइबल है और हेटेरोक्रोमेटिन ट्रांसक्राइबल नहीं है। अच्छा, अब एक आते हैं एक एमसीक्यूज़ की तरफ, छोटा सा एमसीक्यूज़ है, वो है कि इंसुलिन जीन जो है कहाँ प्रेजेंट है। जो इंसुलिन जीन है ये इंसुलिन जीन इज प्रेजेंट इन और ऑल बॉडी सेल। इंसुलिन जीन जो है हमारे तमाम बॉडी सेल्स में मौजूद है, लेकिन जो इंसुलिन जीन है वो सारे बॉडी के सेल इसको नहीं बनाते, इंसुलिन नहीं बनाते। इंसुलिन जीन हमारे सारे बॉडी के सेल्स में मौजूद है, लेकिन हमारे सारे बॉडी के सेल इंसुलिन नहीं बनाते। तो इसके पीछे बात करते हैं कि रीज़न क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखे जगह भी नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है मेल और ये फीमेल, तो स्पर्म और एग जब आपस में मिलते हैं ज़ैगोट बनता है, ठीक है, ज़ैगोट से आगे एक एडल्ट बनता है, ठीक है। तो अब ये एडल्ट, इसके जो जीन्स हैं, देखो ये जीन सारे एक सेल से बने हैं ना, तो इसका जो जेनेटिक मेकअप है ये सेम है ना, ज़ैगोट से बना है ना, तो सारे एक सेल से ये सारा एडल्ट बना है ना, तो जेनेटिक मेकअप तो सेम हुआ ना। तो अब भी सवाल बनता है कि अगर जेनेटिक मेकअप सेम है तो सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन क्यों डिफरेंट है? तो मेरे भाई जब सेल डिफ्रेंशिएट होते हैं डेवलपिंग प्रोसेस में, तो ये सेल डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट तरीके से डिफरेंशिएट होते हैं, इसलिए इनका फंक्शन और स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो इसी तरह जो बीटा सेल ऑफ पेंक्रियाज हैं वो डिफरेंशिएशन के वक्त यूक्रोमेटिन मतलब एक्सटेंडेड फॉर्म में, इनकी जो अरेंजमेंट है वो एक्सटेंडेड फॉर्म में हुई है, इसलिए सिर्फ बीटा सेल ऑफ पेंक्रियाज जो हैं वो इंसुलिन जो है सिक्रीट करता है या प्रोड्यूस करता है, ठीक है। बाकी जो बॉडी, हालांकि हमारे इंसुलिन जो है सारी बॉडी, हर बॉडी सेल में जो है इंसुलिन के जीन मौजूद है, लेकिन सिर्फ बीटा सेल पेंक्रियाज जो है इसको इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। वो ये इसी वजह से कि जो बीटा सेल पेंक्रियाज है ये एक्सटेंडेड फॉर्म में है। आ गई यहाँ तक समझ? उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। ये सारा कुछ था न्यूक्लियस के बारे में जितना मुझे पता था, ठीक है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे क्रोमोसोम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।